हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीएस एजुकेशन। आज क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11th का फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड्स। इसमें आपको बताना है व्हाट इज़ फिजिक्स पहला, दूसरा है टू फंडामेंटल प्रिंसिपल और तीसरा है कि फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। ये जो फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है ये चारों हमारी नेचर में लगते हैं। पहला है कि व्हाट इज़ अ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्कस अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अब नेचर और नेचुरल फिनोमिना का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ें नेचर में हमारी घटित हो रही है, जैसे दिन और रात का होना, ज्वालामुखी का फटना, जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट में हो रही है वो फिजिक्स से रिलेटेड है, उसी को बोला गया है नेचुरल फिनोमिना। दूसरा है इट टेल्स अस वाई, क्यों, कैसे हो रहा है। वी हैव दे डू हैव हेल्प ऑफ प्रिडिक्ट फ्यूचर, आगे इसका फ्यूचर में क्या प्रोडक्शन होने वाला है। वाई, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई वाटर के ड्रॉपलेट्स है, उसको मैं अगर ज़मीन पे गिराती हूँ तो उसका जो शेप है वो कैसा है, वो स्फेरिकल शेप है। क्यों है स्फेरिकल शेप। वाई मतलब वाई कैसे है, मतलब जब अगर वो सरफेस पे ऐसा शेप बना रहा है तो इसका रेडियस कितना है। देन फिर इसके बाद में इसका फ्यूचर में प्रोडक्शन क्या हो सकता है कि अगर मैं एक बाकेट लूँ और एक इसमें पानी रखूँ और इसको एक स्ट्रिप्स के ज़रिए मैं मेज़र करूँ तो ये किस वजह से हो रहा है, तो ये कैपिलरी एक्शन की वजह से हो रहा है। तो वही कहने का मतलब ये है कि क्यों, कैसे और आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है प्रोडक्शन, उसके बारे में। देन आता है टू फंडामेंटल प्रिंसिपल, आता है यूनिफिकेशन। मतलब यूनिफिकेशन क्या होता है, बहुत लोगों को समझ में, तो यूनिफिकेशन है क्या। ये यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि एक बहुत सारे लॉ को एक ही लॉ में समझा देना, जैसे कि अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना, जो भी फिनोमिना हो रही है उसको फ्यू लॉ के ज़रिए एक्सप्लेन करना। जैसे यूनिवर्सल लॉ है, अब यूनिवर्सल लॉ में क्या क्या हो सकता है, फ्री फॉल होता है, देन मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, ये भी होता है, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स। तो ये फ्री फॉल के यूनिवर्सल लॉ के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो रही है। तो वही बोल रहा है कि अब वेरियस फिनोमिना, ये जितनी भी फिनोमिना हो रही है इससे यूनिवर्सल लॉ के थ्रू ही इसको डिटेक्ट किया जाता है। दूसरा है रिडक्टिज्म, टू स्टडी लार्ज सिस्टम। हम इसमें क्या करते हैं, एक लार्ज स्टडी करते हैं, जैसे कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे मैंने मान लिया कि एक जनरेटर की वर्किंग ले ले, तो हम ऐसे तो नहीं जान पाएंगे कि वो वर्क कैसे करता है, उसके हर चीज़ को पार्ट को निकाल के देख सकते हैं। जैसे कि उसमें क्या मैग्नेट लगा हुआ, अब मैग्नेट का वर्क क्या होता है, क्वाइल आर्मेचर का वर्क क्या होता है और स्लिपरी रिंग का वर्क क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक मतलब इसके जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताती है हर चीज़। तो उसी को बोला जाता है स्टडी ऑफ लार्ज सिस्टम। हम छोटे छोटे पुर्जों को या फिर छोटे छोटे चीज़ों को लेकर एक लार्ज स्टडी करते हैं, इसको ही हम कहते हैं रिडक्टिज्म। मतलब जैसे मान लें कि कोई लड़की ही ले लीजिए, मान ली कोई लड़की है बबीता मान लीजिए, तो उसकी वो कैसे चलती है, लेग के थ्रू चलती है, फिर उसका आइज़ कैसा है, फिर उसका आर्म कैसा है, तो हम पहले उसके छोटे छोटे चीज़ें के बारे में लेकर चलते हैं। तो वही बोला है कि हम जो भी वर्किंग चीज़ें हैं तो उसके अंदर के पार्ट, जैसे मैग्नेट का क्या वर्क होता है, कॉइल का क्या वर्क होता है, स्लिप ऑफ रिंग का वर्क क्या होता है, तो उसके बारे में ये रिडक्टिज्म बताता है। तीसरा है फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। ये जो फोर्स लग रहा है हमारे नेचर में, चार चीज़ें लगती हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी नेचर में लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये सारी चीज़ें हमारे नेचर में लगती है और क्लास 11th में भी आप इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ोगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है कि ये दो मासेस के बिटवीन टू मासेस, ये दो मासेस के बीच में लगती है। जैसे ये आपको पता ही है m1 अपॉन में यही होता है। और क्या हो सकता है, इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं ये लिख रही हूँ तो मुझे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, इसमें क्या आता है
चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, और ये जो होता है ये वीक फोर्स होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या है, वीक फोर्स होता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इसमें, और ये लॉन्ग रेंज होती है, मतलब इसकी जो रेंज होती है बहुत ही लॉन्ग, इन्फिनाइट डिस्टेंस तक मेजर कर सकते हैं। और जो इसमें जो फोर्स लग रहा है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। वीक न्यूक्लियर में कहती है ये रेयरली होती है, जैसे कि अल्फ़ा बीटा और जो गामा रेज होती है ना ये इसमें आती हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स में आती हैं, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है शॉर्ट रेंज होती है, कह सकते हैं 10⁻⁻14 और 10⁻15 ये होता है इनका। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है कि ये जो लगता है बिटवीन न्यूक्लियस, जैसे कि न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ये लगता है। बट इसमें एक ये चीज़ है कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं होती हैं, ये डू नॉट चार्ज इंडिपेंडेंट होती हैं। ऐसा क्यों है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब इनको चार्ज की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि इनके पास मान लीजिए कि n है और p, जितना चार्ज इसके पास होगा न्यूट्रॉन के पास उतना ही चार्ज प्रोटॉन के पास भी होगा, ठीक है। तो जितना इन पे लगेगा उतना ही इन पे लगेगा, मतलब इनको चार्ज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ ये वीडियो समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।